नमस्कार साथियों। आज हम जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जो 27 अगस्त 2018 को प्रथम पारी में तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। तो इस पेपर का पहला प्रश्न है, एक डीसी मोटर की चाल का नियमन किसके रूप में दिया जाता है। यानी एक डीसी मोटर है, उसकी गति रेगुलेशन ज्ञात करने का सूत्र रूप क्या है। तो गति रेगुलेशन एन आर बराबर, यानी एन आर इन परसेंट, एन आर बराबर होता है नो लोड गति माइनस फुल लोड गति बटा फुल लोड गति इंटू 100। यानी गति रेगुलेशन बराबर होता है नो लोड गति माइनस फुल लोड गति बटा फुल लोड गति इंटू 100। तो अब देखो इन किन ऑप्शनों में ये है। देखो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में देखो नो लोड गति माइनस फुल लोड गति बटा फुल लोड गति। अब ये अंश में दिया हुआ है, यदि प्रतिशत में ज्ञात करना है तो इंटू 100, और केवल अंश में ज्ञात करना है तो केवल यही रहेगा एन आर बराबर एन एल माइनस, यानी नो लोड गति माइनस फुल लोड गति बटा फुल लोड गति। तो इसमें केवल अंश में ज्ञात करने का सूत्र रूप पूछा है, तो राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, 750 आरपीएम की पूर्ण भार चाल और 10% चाल नियमन वाली डीसी मोटर की शून्य भार चाल होगी। क्या कह रहा है कि 750 आरपीएम पूर्ण भार चाल है और 10% चाल रेगुलेशन है, तो इसकी बिना भार चाल क्या होगी। देखो क्या क्या दे रखा है। पूर्ण भार चाल यानी फुल लोड गति बराबर है 750 आरपीएम और एनआर बराबर है, प्रतिशत में दे रखा है, एनआर इन प्रतिशत में दे रखा है 10%, और ज्ञात क्या करना है नो लोड गति, एन नो लोड यानी गति है वो नो लोड पर इसकी गति क्या होगी ज्ञात करनी है। तो देखो यही सूत्र है अपना। इसमें देखो एनआर का मान दे रखा है और ये दे रखा है, ये ज्ञात करना है। तो इसी सूत्र का प्रक्षांतन कर लेते हैं। नो लोड गति, देखो नो लोड गति बराबर क्या हो जाएगा एन आर, ये प्रतिशत में है तो इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो एन आर ये है भाग में, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा एन एफ एल, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा इंटू 100। अब ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस एन एफ एल। अब देखो नो लोड गति बराबर क्या हो जाएगा, गति रेगुलेशन कितना है 10%, तो 10 इंटू फुल लोड कितनी गति कितनी है 750 बट्टा 100 प्लस फुल लोड गति 750। 0 से 0, 0 से 0 कितना हो गया 75 प्लस 750 कितना हो गया 75 750 825 आरपीएम। तो जो नो लोड गति है वो क्या हो जाएगी 825 रेवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम। किस ऑप्शन में है देखो, ए में 675, बी में 700, सी में देखो 825 आरपीएम। तो इसकी बिना भार मोटर की गति क्या होगी 825 आरपीएम यानी रेवोल्यूशन पर मिनट। तो क्या हो गया सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत केबलों उपकरणों में आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी जो वैद्युतिक आग है उसे बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड सही है, शुष्क पाउडर प्रकार का ये भी सही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी सीटीसी ये भी सही है, ये सभी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, ये सभी, यानी जो CO2 है, शुष्क पाउडर है, सीटीसी है, ये तीनों ही आग जो विद्युतीय आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो गया डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, कंबल, बालू आदि का प्रयोग कर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या कह रहा है कि कंबल या बालू आदि का प्रयोग कर ऑक्सीजन की सप्लाई रोकना, यानी एक तो होता है ऑक्सीजन की सप्लाई रोकना
और एक होता है तापमान कम करना। यानी आग बुझाने के, यानी आग 3 कारकों से लगती है, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, इन तीनों की उपस्थिति होती है तो ही आग लगती है, यानी ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा। अब या तो इन तीनों में से किसी एक को अपर्थ कर देते हैं तो आग बुझ जाती है या रुक जाती है। तो इसमें यह कह रहा है कि कंबल और बालू आदि का प्रयोग करके ऑक्सीजन की सप्लाई को काट रहे हैं, यानी कोई भी वस्तु जल रही है उस पर ऑक्सीजन की सप्लाई काट रहे हैं। तो यदि ऑक्सीजन की सप्लाई काट रहे हैं तो उसे हम कहेंगे स्मूथरिंग, और यदि तापमान को कम कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे शीतलन, यानी शीतलन द्वारा। तापमान को कम करने का अर्थ क्या है कि पानी की बौछार डालते हैं तो तापमान कम हो जाता है, यानी उस ज्वलनशील जो पदार्थ है उसका तापमान कम हो जाता है। तो यदि पानी का ये प्रयोग करते हैं तो उसे हम शीतलन कहते हैं, और यदि ऑक्सीजन की सप्लाई काट रहे हैं तो इसे हम स्मूथरिंग कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मूथरिंग, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तांबे के तार की बनी एक कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ओम है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध क्या होगा, जबकि एल्फा यानी जो ताप गुणांक टेम्परेचर कोएफिशिएंट है उसका मान 0.004 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? देखो क्या दे रखा है प्रश्न में। तांबे की बनी एक कुंडली का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 100 ओम है। इसे हम R0 कह सकते हैं। R0 बराबर है 100 ओम। 30 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर इसका प्रतिरोध क्या होगा? RT बराबर क्या होगा? यदि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट एल्फा बराबर है 0.004 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र रूप क्या होगा? यानी इस RT बराबर R0 1 प्लस एल्फा टी। अब देखो R0 का मान क्या है? 100, 1 प्लस एल्फा 0.004 इंटू टी। टेम्परेचर क्या है? कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर देख रहे हैं? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टी का मान क्या हो गया? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इंटू 30 क्या हो जाएगा? 100, इसको गुणा करो 1 प्लस 0.7612 1 2 कितना हो गया? 100 इंटू 1.12 कितना हो रहा है? 112 किसमें है? ओम में। तो RT बराबर क्या हो जाएगा? 112 ओम। यानी इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध क्या होगा? 112 ओम। किसमें है? डी ऑप्शन में। देखो तो राइट आंसर हो गया डी, 112 ओम। अगला क्वेश्चन है, 1.5 किलोवाट क्षमता के एक हीटर के विद्युत उपभोग की गणना करें जिसे 1 माह तक प्रतिदिन आधा घंटा उपयोग किया गया है। क्या कह रहा है कि एक हीटर है जिसकी क्षमता है 1.5 किलोवाट। क्या दे रखा है? एक हीटर है जिसकी क्षमता दे रखी है 1.5 किलोवाट, यानी P बराबर क्या है? 1.5 किलोवाट, या इसे हम 1500 वाट भी कह सकते हैं। 1500 वाट का हीटर है। उपभोग की गणना कीजिए जो 1 माह तक प्रतिदिन आधा घंटा, समय क्या है? एक यानी 30 मिनट या आधा घंटा, यानी 0.5 घंटा कह सकते हैं। आधा घंटा या 1/2 घंटे लिख देते हैं, 1/2 घंटा। और कितने दिन तक है? 30 दिनों की संख्या क्या है? 30 दिन। 30 दिन तक आधा घंटा उपभोग यानी उसको प्रचलित कर रहे हैं, तो उपभोगित ऊर्जा का मान क्या होगा? तो उपभोगित ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? ऊर्जा बराबर होगा P इंटू टी, यानी समय शक्ति इंटू समय। अब समय में क्या होगा? आधा घंटा तो प्रतिदिन है यहाँ पे, प्रतिदिन। तो 30 दिन तक कितना हो जाएगा? 15 घंटा। तो देखो ऊर्जा बराबर हो गया P इंटू टी। P इंटू टी, P का मान क्या है? 1500 वाट। P इंटू टी बट्टा 1000, यानी ऊर्जा लेनी है यूनिट में लेनी है तो P इंटू टी बट्टा
1000। तो क्या हो जाएगा, पी का मान क्या है 1500 वाट। 1500, अब टी क्या होगा 0.5 घंटा और 30 दिन बटा 1000। तो क्या हो जाएगा 0 कितना हो गया 15, 45 को 0.5 से गुणा किया 22.5, इसमें आएगा यूनिट में या kWh में। तो क्या हो जाएगा 22.5 यूनिट या kWh। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 22.5 किस में है, बी ऑप्शन में देखो। तो राइट आंसर हो गया बी 22.5 यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, एक 12 पोल 500 आरपीएम प्रत्यावर्त की आवृत्ति की गणना कीजिए। ऐप क्या होगी, क्या क्या दे रखा है देखो। एक 12 पोल, P बराबर क्या है, P बराबर है 12, यानी पोलों की संख्या है 12। गति क्या है, N बराबर है 500 आरपीएम। आरपीएम प्रत्यावर्त की ऐप क्या होगी, ऐप बराबर क्या होगा ज्ञात करना है। तो देखो सूत्र क्या है, ऐप बराबर होता है पी एन बट्टा 120। पी का मान कितना है 12, एन का मान कितना है 500 बट्टा 120। 0 12 कितना हो गया 50 हर्ट्ज। तो इसकी आवृत्ति क्या होगी 50 हर्ट्ज या चक्र प्रति सेकंड में कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया ए 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, दर्शित परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। आरेख दे रखा है, पूछा है इसका प्रतिरोध क्या होगा ज्ञात करना है। क्या आरेख दे रखा है देखो, 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में लगे हुए हैं। मान लो इस प्रकार से ये 3 प्रतिरोधक है जो समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो इनका कुल प्रतिरोध क्या होगा ज्ञात कीजिए। ये आरेख दे रखा है, ये बिंदु मान लो ए है और ये बी है, और ए और बी के मध्य का प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इस प्रतिरोधक का मान है 60 किलो ओम, इसका मान है 60 किलो ओम, इसका मान भी है 60 किलो ओम। 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र रूप क्या हो जाएगा, 2 सूत्र। एक तो मान लो ये समान मान के हैं तो आर टी बराबर आर बट्टा एन हो जाएगा, या इसका दूसरा सूत्र ये भी होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से किसी से भी हल कर लो एक ही आएगा। मान लो ये सूत्र लेते हैं हम, तो RT बराबर क्या हो जाएगा R, यानी एक प्रतिरोध का मान क्या है 60 किलो ओम में, ये किलो ओम में है 60 बट्टा एन, प्रतिरोधकों की संख्या कितनी है 3, तो क्या हो जाएगा 20। किस में ये 60 किलो ओम है तो ये भी किलो ओम में आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 किलो ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 20 किलो ओम। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में देखो 20 किलो ओम। तो राइट आंसर हो गया सी 20 किलो ओम। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर एलिमेंट अपने विशुद्ध रूप में क्या सेमी यानी कहलाते हैं, यदि इसे माध्यित रूप में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, यानी जो अर्धचालक होते हैं वो शुद्ध रूप में यानी शुद्ध अर्धचालक होते हैं वो इंसैट्रिक पदार्थ कहलाते हैं, और यदि इसमें चालक की अशुद्धि मिला दी जाती है तो वह एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो ये शुद्ध रूप में पूछा है तो ये अर्धचालक पदार्थ जो शुद्ध रूप में होते हैं इंसैट्रिक कहलाते हैं, और इसको यदि अशुद्धि मिला दी जाती है, यदि इसमें चालक की अशुद्धि मिला दी जाए तो ये माध्यित रूप से हो जाता है। तो माध्यित रूप से अर्धचालक होता है वो एक्सट्रिंसिक पदार्थ सेमीकंडक्टर पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इंट्रिंसिक, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक परिपथ में यानी किस प्रकार के परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी किस प्रकार के परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जो ओपन सर्किट है यानी खुला परिपथ है, इसमें क्या होता है धारा का मान तो होता है 0 और परिपथ प्रतिरोध होता है अनंत। इसका मैंने एक अलग वीडियो डाल रखा है परिपथ के प्रकार से, उसमें भी बताया हुआ है कि खुला परिपथ या ओपन सर्किट है, इसके अंदर धारा का मान तो होता है 0, परिपथ प्रतिरोध होता है अनंत। यदि शॉर्ट सर्किट के बारे में पूछ लेने लघु परिपथ है तो इसमें क्या होता है लघु परिपथ में धारा का मान तो होता है अनंत, परिपथ प्रतिरोध होता है 0।
तो इसमें परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी धारा का मान शून्य किस अवस्था में होगा? ओपन सर्किट में होगा, यानी खुला परिपथ में। तो राइट आंसर हो गया बी, खुला प्रकार का परिपथ, यानी खुला परिपथ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका ऋणात्मक ताप गुणांक होता है? जो दे रखे इनमें से एनटीसी प्रकार के, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी ऋणात्मक ताप गुणांक। ऋणात्मक ताप गुणांक किसे कहेंगे? कि वह पदार्थ जिसमें तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध मान घटता है। तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है, वो तो हो गया एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और यदि तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है तो वो होता है धनात्मक ताप गुणांक, यानी पीटीसी प्रकार का। तो इसमें एनटीसी के बारे में पूछा है, तो देखो पीतल नहीं, पारा नहीं, इलेक्ट्रोलाइट सही है, चांदी नहीं, तांबा नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो विद्युत अपघट्य है ये एनटीसी प्रकार का होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एनटीसी प्रकार का होता है। तो राइट आंसर हो गया सी, इलेक्ट्रोलाइट। अगला क्वेश्चन है, एक 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज 6 पोल स्लिप रिंग प्रेरण मोटर 960 आरपीएम पर चलती है, तो सिंक्रोनस चाल और शिल्प प्रतिशत में क्या होगी, ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक 5 किलोवाट, यानी इसकी शक्ति क्या है? आउटपुट शक्ति है, यानी इसे हम आउटपुट शक्ति कह सकते हैं कि 5 किलोवाट है। एक 5 किलोवाट, एफ बराबर है 50 हर्ट्ज, एफ बराबर है 50 हर्ट्ज है। पोलों की संख्या पी बराबर है, ये शक्ति का रख देते हैं यहाँ पे। पोलों की संख्या कितनी है? 6 पोल है। प्रेरण मोटर 960 आरपीएम, रोटर गति क्या है? एनआर, इसे हम एनआर कहेंगे। रोटर गति क्या है? 960 आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट पर चलती है। तो इसकी तुल्यकालिक गति एनएस बराबर क्या होगा और एस प्रतिशत में क्या होगा, ज्ञात करना है। तो देखो एनएस सिंक्रोनस गति क्या होता है, सूत्र क्या होता है सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का? देखो अपना एक सूत्र था, एफ बराबर पी एन बट्टा 120। यहाँ एन है वो सिंक्रोनस गति होगी, तो इसी सूत्र से हम एन ज्ञात कर लेते हैं कि एन बराबर क्या हो जाएगा? एन बराबर हो जाएगा एफ इंटू 120 बट्टा पी। अब इससे हम सिंक्रोनस गति ज्ञात कर सकते हैं, यानी ये हो गया एनएस। एनएस बराबर एफ, एफ का मान कितना है? 50 इंटू 120 बट्टा पोलों की संख्या क्या है? 6। तो कितना हो गया? 6 20 5 दूनी 10 100 1000। तो इसकी तुल्यकालिक गति क्या हो गई? 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम। अब इसी से हम सीधे डायरेक्ट हल कर सकते हैं। देखो 1000 आरपीएम किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है 1000 आरपीएम। अब यदि इसकी प्रतिशिल्प और ज्ञात करना चाहे तो वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। शिल्प ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एस बराबर प्रतिशत में ज्ञात करने, तो एस बराबर हो जाएगा एन एस माइनस एन आर बट्टा एन एस इंटू 100। सिंक्रोनस गति कितनी है? 1000 आरपीएम, तो 1000 माइनस रोटर गति कितनी है? 960 बट्टा 1000 इंटू 100। ये हो गया एस प्रतिशत में। कितना हो गया अंतर? 40 इंटू 100 बट्टा 1000। ये कितना हो गया? 3 0 से ये 3 0 कट गए, कितना हुआ? 4% में आएगा ये, तो 4%। तो ये 4%। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी 1000 आरपीएम, यानी एन तो आ रही है 1000 और एस आ रही है 4%। तो 1000 आरपीएम और 4% डी ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, तापीय विद्युत स्टेशन में ऊर्जा परिवर्तन किस रूप में विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है? यानी तापीय स्टेशन है, इसमें कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये पूछना चाहता है। यानी जो थर्मल स्टेशन होते हैं, पावर स्टेशन होते हैं, इसके अंदर किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन देखो, उसमें ऊर्जा सही है, प्रकाश ऊर्जा नहीं, जल ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा नहीं, नाभिकीय ऊर्जा नहीं। तो तापीय विद्युत स्टेशन है, उसमें ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो राइट आंसर हो गया ए, उसमें ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, जब कोई परिपथ इस प्रकार सुरक्षित किया जाता है कि
इस पर कार्य करने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचने वाले कोई विभव ऊर्जा नहीं होती है, तो वह परिपथ क्या कहलाता है? यानी वह परिपथ है जिसके अंदर कोई विभव ऊर्जा नहीं है, शून्य ऊर्जा है, यानी उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन देखो, निम्न ऊर्जा अवस्था नहीं, उच्च ऊर्जा अवस्था नहीं, खुला परिपथ ऊर्जा नहीं, शून्य ऊर्जा अवस्था सही है, लघु परिपथ ऊर्जा नहीं, तो यानी उसे हम शून्य ऊर्जा अवस्था कहेंगे, यानी उस लाइन को या परिपथ को डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो वह हो गया शून्य ऊर्जा अवस्था। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार की धारावाहिक क्षमता किस कारक पर निर्भर करती है? यानी एक फ्यूज है, उसकी धारा वहन क्षमता किस कारक पर निर्भर करती है? ऑप्शन देखो, उस तार का अनुप्रस्थ क्षेत्र सही है, आयाम एम्पलीट्यूड ये भी सही है, यानी जो चालक सामग्री ले रखी है फ्यूज तार की सामग्री है इस पर भी निर्भर करती है, टर्मिनल की आकृति इस पर भी निर्भर करती है, ये सभी तो उपरोक्त सभी यानी जो दे रखे हैं इन सभी पर फ्यूज तार की क्षमता निर्भर करती है, तो उपरोक्त सभी, ई ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सामग्री की सबसे कम प्रतिरोधकता उपेक्षित होती है? यानी जो दे रखे हैं इसमें से किसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है? देखो, सबसे कम होता है चांदी का, उसके बाद में होता है तांबा का, यानी अच्छी चालकता कहें तो हम सबसे अच्छी चालकता चांदी की होती है, उसके बाद में होता है तांबा। और प्रतिरोधकता विपरीत हो जाएगी, यानी सबसे कम प्रतिरोधकता हो जाएगी चांदी की, उसके बाद में होगा तांबा। अब ऑप्शन देखो, तांबा, सीसा, पारा, जस्ता और निकल जो दे रखे हैं इसमें, यदि चांदी दिया होता तो चांदी को हमें प्राथमिकता देते हैं, यानी ये चांदी वाला ऑप्शन सही होता। अब चांदी नहीं दे रखी है, दूसरा ऑप्शन हो गया तांबा, तो राइट आंसर हो गया ए तांबा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा निम्न प्रतिरोध की शुद्ध माप की जा सकती है? यानी जो दे रखे हैं इनमें से किसके द्वारा जो कम मान के प्रतिरोध होते हैं, निम्न मान के प्रतिरोध, 1 ओम या इससे कम मान के प्रतिरोध होते हैं, उसकी शुद्धता के साथ माप की जा सकती है? अब ऑप्शन देखो, शेयरिंग ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, वियंस ब्रिज, केल्विन ब्रिज, इनमें से कोई नहीं, तो केल्विन ब्रिज के द्वारा हम यानी शुद्धता के साथ माप कर सकते हैं। वैसे तो व्हीटस्टोन सेतु द्वारा भी हम माप कर सकते हैं, परंतु इन व्हीटस्टोन सेतु की अपेक्षा केल्विन ब्रिज से शुद्धता ज्यादा मिलती है, तो राइट आंसर हो गया केल्विन ब्रिज एंड केल्विन सेतु, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मशीनों में किसे कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है? यानी जो विद्युत मशीनें हैं उसमें जो कोर हम काम में लेते हैं लेमिनेटेड, वो क्यों काम में लेते हैं? यानी लेमिनेटेड कोर को क्या कौन सी हानि कम करने के लिए हम लेमिनेटेड कोर का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, जो लोहा हानि होती है इसके अंदर लोहा हानि को 2 भागों में बांट रखा होता है, एक तो हिस्टैरिसीस और एक एडी करंट है। तो लेमिनेटेड कोर तो एडी करंट लॉसेज को कम करने के लिए करते हैं, और कई बार पूछ लेते हैं सिलिकॉन धातु का प्रयोग क्यों करते हैं? वो होता है हिस्टैरिसीस हानि, यानी हिस्टैरिसीस हानि कम करनी है तो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करेंगे, और एडी करंट हानि कम करनी है तो पटलित पत्तियों का लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करेंगे, यानी पतली पतली पत्तियों को आपस में एक दूसरे के लेमिनेटेड करके प्रयोग करेंगे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, एडी करंट हानि को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एम्पेयर टर्न की इकाई है, यानी एम्पेयर टर्न किसकी इकाई है? एम्पेयर टर्न इनमें से किसकी इकाई है? ऑप्शन देखो, सोचालकता, विद्युतशीलता, आवर्ती, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो एमएमएफ यानी मैग्नेटिक फोर्स की इकाई है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स है, इसकी इकाई होती है एम्पेयर टर्न, तो राइट आंसर हो गया डी, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध संधारित्र में अपव्यय होने वाली पावर होती है, यानी शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ की शक्ति यानी क्या होती है? तो शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ की शक्ति यानी शून्य होती है, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की भी शक्ति यानी शून्य होती है, यानी शुद्ध कैपेसिटिव और शुद्ध इंडक्टिव प्रकार के परिपथों की शक्ति यानी शून्य होती है। तो इसमें पूछा शुद्ध कैपेसिटिव प्रकार के, तो शून्य, इनके ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन में देखो शून्य, तो राइट आंसर हो गया बी, शून्य। अगला क्वेश्चन है, जनरेटर में डमी कॉइल किस लिए प्रदान की जाती है? डमी कॉइल जनरेटर के अंदर डमी कॉइल प्रयोग क्यों करते हैं? देखो, जो आर्मेचर होता है उसको संतुलित करने के लिए, यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए कई बार हम अनबैलेंस्ड वाइंडिंग कर देते हैं, मान लो इस प्रकार की, तो इसमें कुछ स्लॉट खाली रह जाते हैं, तो वो आर्मेचर अनबैलेंस्ड हो जाता है,
तो उसमें यांत्रिक उसका संतुलन बनाए रखने के लिए अलग अतिरिक्त कॉइल डालते हैं, जिसका संयोजन कहीं नहीं करते हैं, केवल कॉइल उसका वजन संतुलित करने के लिए, यानी जो घूर्णक है, आर्मेचर है या रोटर है, उसका वजन संतुलन करने के लिए केवल कुंडलन डाली जाती है, उसका संयोजन नहीं किया जाता है कहीं भी, यानी उसका आउटपुट या इनपुट में कहीं काम में नहीं लेते हैं, केवल वो यांत्रिक संतुलन करने के लिए करते हैं, तो उसे हम डमी कॉइल कहते हैं। तो इसका प्रयोग यानी जनरेटर में डमी कॉइल किसके लिए प्रदान की जाती है? ऑप्शन देखो, मोहरदार हानि को कम करने के लिए नहीं, फ्लक्स घनत्व में वृद्धि करने के लिए नहीं, शक्ति गुणांक सुधारने के लिए नहीं, रोटर को यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए सही है, वोल्टेज के प्रवर्धन के लिए नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? डी, रोटर को यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली के झटके से बचने के लिए सुरक्षा के अंतिम उपायों की व्यवस्था सर्किट में बिजली आपूर्ति पक्ष के बजाय स्वयं उपकरण पर की जा सकती है, इस सुरक्षा को क्या कहते हैं? यानी क्या कह रहे हैं कि बिजली के झटके से बचने के लिए सुरक्षा का जो उपाय करते हैं वो कहाँ कर रहा है? स्वयं उपकरण पर कर रहा है, यानी उपकरण को हम उपकरण पर ऐसा उपाय करें कि विद्युत आघात न लगे, यानी उसको ग्राउंड करना। तो इस सुरक्षा को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन देखो, ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन सही है, फेज फॉल्ट डिटेक्शन नहीं, बाह्य फॉल्ट डिटेक्शन नहीं, आंतरिक फॉल्ट डिटेक्शन नहीं, इनमें से कोई नहीं। यानी उसमें यदि ग्राउंड दोष उत्पन्न हो, यानी भूदोष उत्पन्न हो जाए, यानी जो फेज है वो बॉडी से टच हो जाए, ग्राउंड में से धारा का मान बढ़ जाए, तो वह इसको रीड कर सके, यानी डिटेक्ट कर सके और परिपथ को विचलित कर सके, जैसे कि ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है वो। तो इस सुरक्षा को हम क्या कहेंगे? इसे हम ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन कहेंगे। तो राइट आंसर हो गया ए, ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर का प्रारंभिक प्रतिरोध आमतौर पर कितना होता है? डीसी मोटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, लगभग यानी 1 ओम या 2 ओम के आसपास होता है, यानी 1-2 ओम के आसपास होता है डीसी मोटर का प्रतिरोध। ऑप्शन देखो, लगभग 100 ओम नहीं, बहुत ज्यादा यानी बड़ा पास हो गया, ज्यादा नहीं, कम सही है, लगभग 1000 ओम नहीं, लोड पर निर्भर करता नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? यानी यहाँ दिया होता है कि 1 या 2 ओम तो भी सही होता है, यानी कम होता है, लगभग 1-2 ओम के आसपास होता है। तो राइट आंसर हो गया सी, कम होता है। अगला क्वेश्चन है, हॉपकिंस का परीक्षण किस बार पर किया जाता है? हॉपकिंस परीक्षण क्या होता है कि डीसी मशीनों पर पूर्ण भार पर दक्षता परीक्षण की एक विधि है, यानी डीसी मशीन की दक्षता ज्ञात करने की, पूर्ण भार पर दक्षता ज्ञात करने की एक विधि है, और इस विधि का प्रयोग नियतांक फ्लक्स यानी डीसी शंट या यौगिक मोटर मशीनों पर किया जाता है, यानी मोटर हो चाहे जनरेटर, दोनों भी कर सकते हैं। तो नियतांक फ्लक्स वाली मशीन जैसे कि डीसी शंट या कंपाउंड मशीन है, उस पर किया जाता है। इसमें 2 मशीनों की आवश्यकता होती है, और इन दोनों मशीनों को यांत्रिक और वैद्युतिक रूप से युग्मित भी किया जाता है। तो यह होता है हॉपकिंस परीक्षण। इसे हम बैक टू बैक परीक्षण, यदि 2 मशीनों को यानी एक दूसरे पर भारित कर रहे हैं तो इसे हम बैक टू बैक परीक्षण भी कह सकते हैं, या रीजनरेटिव परीक्षण भी कह सकते हैं, या हीट रन परीक्षण भी कहते हैं हॉपकिंस परीक्षण को। तो अलग अलग नाम है इसके, यानी रीजनरेटिव या हीट रन या बैक टू बैक या हॉपकिंस परीक्षण। तो यह पूर्ण भार परीक्षण की एक विधि है। तो राइट आंसर क्या हो गया? किस बार पर किया जाता है? तो राइट आंसर हो गया पूर्ण भार पर, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सी सेमीकंडक्टर डिवाइस प्रयोग की जाती है? डीसी मोटर की गति नियंत्रण करने के लिए थायरिस्टर विधि प्रयोग की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायरिस्टर किसमें है? देखो, ए में का है थायरेट्रॉन, बी में थायरिस्टर सही है, ट्रांजिस्टर नहीं, थर्मिस्टर नहीं, डायोड नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया? बी, थायरिस्टर। तो ये इस पेपर से संबंधित कुछ प्रश्न थे, शेष जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में रहेगा। ठीक है साथियों।